नमस्कार। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष आए हैं सबके बारे में लोगों का मानना है कि वो पूर्ण हैं, पूर्ण थे। लेकिन ये बात एकदम बेबुनियादी है, क्योंकि जितने भी महापुरुष आए हैं अगर वो पूर्ण थे तो उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया? उन्हें तो मोक्ष में जाना चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में जन्म लेना ही अपूर्णता को दर्शाता है। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है वो उसने अपनी अपूर्णता के कारण ही इस धरती पर जन्म लिया है। इसलिए ये कहना बेबुनियादी होगा कि कोई महापुरुष पूर्ण था। महापुरुष चाहे कोई भी रहा हो, चाहे वो गांधी हो, मार्क्स हो, लेनिन, अरस्तु, प्लूटो, सोक्रेट, कोई भी, सभी अपूर्ण थे। मार्क्स के बारे में कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जब तक बुक लिखता था उसकी आदत थी सिगरेट पीने की। कहते हैं कि जब उसकी फर्स्ट बुक कैपिटल प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, तब उस बुक ने जितना पैसा कमाया वो उन सारी सिगरेटों का आधा था जो लगभग मार्क्स ने कैपिटल को लिखने के दौरान पी थी। गांधी कहते हैं यंग एज में गांधी के अंदर वो सारे ऐब थे जो कि एक यंगस्टर में होते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि वेश्यागमन भी करते थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो अपनी पत्नी की पिटाई भी क्या करते थे। इस लिस्ट में अरस्तु, प्लूटो, सोक्रेट, ये सभी भी हैं। इनमें से कोई भी पूर्ण नहीं था, लेकिन सभी महापुरुष थे, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो कि इतने सफल हुए, जिनकी वजह से हमें उन्हें ना चाहते हुए भी महापुरुष कहना पड़ता है। अगर हम ये कहते हैं कि मार्क्सवादी होने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है, कम्युनिस्ट होने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है, तो ये एकदम बेबुनियादी है। आपके लिए कम्युनिस्ट होने के लिए, विद्रोही होने के लिए सिगरेट पीना जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं गांधी जी की बात पर। गांधी जी हमेशा स्वावलंबी होने पर बल देते थे। उनका कहना था कि स्वावलंबी बनो, लेकिन कहाँ तक? इंसान की आयु मैक्सिमम 60 वर्ष होती है। उसमें से 20 वर्ष सोने में चले जाते हैं, 20 वर्ष खाने पीने में, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में चले जाते हैं। बाकी बचते हैं 20 वर्ष। उसमें से कुछ पार्ट बचपन का होता है, कुछ पार्ट बुढ़ापे का होता है, बाकी बचे सिर्फ 5 वर्ष। किसी भी इंसान का अगर रिलैक्सेशन पीरियड देखें तो केवल 5 वर्ष है। अब अगर इसमें भी वो 1 साल के लिए कपड़ा बनाने के लिए अपने रोज के 3 घंटे वेस्ट करे तो उसके पास कितना समय रह जाएगा खुद के लिए? इसलिए गांधी जी की स्वावलंबी वाली बात एकदम बेबुनियादी है। अगर कोई स्वावलंबी बने तो कहाँ तक बने? क्या हम अपने शूज़ खुद बनाएं, कपड़े खुद बनाएं, अपने लिए वेजिटेबल फ्रूट्स खुद उगाएं, अपने लिए अनाज खुद उगाएं, दालें खुद उगाएं, अपने लिए व्हीलर्स भी खुद बनाएं? कहाँ तक? इसलिए गांधी जी का ये सिद्धांत आज के युग में लागू नहीं होता। अगर 5000 वर्ष पूर्व के समय को हम देखें तब हाँ, स्वावलंबी वाला सिद्धांत लागू हो सकता था और लागू था। लेकिन अभी के टाइम को अगर हम देखें,
अभी के पीरियड को अब अगर हम देखें तो स्वावलंबी वाला सिद्धांत ये एकदम बेबुनियादी है। हम चाहें तो भी स्वावलंबी नहीं बन सकते। कहते हैं इस दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब क्यों हुए? वो सब स्वावलंबी होने की वजह से ही हुए हैं। क्योंकि पहले सभी देश अपने अपने अकॉर्डिंग काम किया करते थे। हर कंट्री के पास अपनी अपनी सहूलियतें होती थी और उनको अपनी सहूलियतों के लिए किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था या दूसरे राज्य पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। इसीलिए अगर आज से 200 साल पुरानी सभ्यता को हम देखें तब युद्ध बहुत हुआ करते थे, लगभग युद्ध होते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि स्वावलंबी वाली स्थिति थी। अगर आज भी स्वावलंबी वाली स्थिति हो जाए तो ना चाहते हुए भी युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको युद्धों को रोकना है तो आपको कार्यों का सेंट्रलाइजेशन करना होगा, केंद्रीकरण करना होगा। आज रशिया ना चाहते हुए भी अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि रशिया अनाज, दालें अमेरिका से इंपोर्ट करता है। इसे ना चाहते हुए भी उसे अमेरिका के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। आज भारत भी अपनी कई चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है और वो चाहते हुए भी दूसरे देशों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। दूसरे देश अपनी कई चीज़ों के लिए भारत पर डिपेंड है और वो ना चाहते हुए भी भारत पर अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं या हम ऐसा करते हैं तो हमारी सहूलियतें जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उनका क्या होगा? ना हम चीज़ें दे पाएंगे और ना चीज़ें ले पाएंगे। इसलिए अगर युद्धों को रोकना है तो चीज़ों का सेंट्रलाइजेशन करना होगा। आज देखने में आता है कि अन्य देशों की अपेक्षा इंडिया में औरतें होम मेकर ज़्यादा होती हैं और इसीलिए इंडियन फैमिलीज़ की आर्थिक स्थिति वेस्टर्न कंट्रीज़ की फैमिलीज़ की आर्थिक स्थिति से डाउन है। क्योंकि यहाँ औरतें तो कमाती नहीं हैं, यहाँ सिर्फ कमाना पुरुष का पेशा समझा जाता है और औरतें घर संभालती हैं। क्या हो कि अगर औरतें भी कमाने के लिए घर से बाहर निकलें, अगर ऐसा हो जाए तो हमारी फैमिलीज़ की भी आर्थिक स्थिति यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ की फैमिलीज़ की आर्थिक स्थिति से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके लेवल की तो होगी। आज मैं देख रही हूँ लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे बुलंद हो रहे हैं। लड़कियां, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति फ़िलहाल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बन पा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की फैमिलीज़ की भी आर्थिक स्थिति यूरोपियन देशों की फैमिलीज़ की आर्थिक स्थिति जैसी ही होगी। इसीलिए सेंट्रलाइजेशन करना, केंद्रीयकरण करना सबसे मुख्य बन जाता है।
क्या हो कि अगर एक कंट्री कुछ बनाए, एक कंट्री कुछ बनाए, एक कंट्री कुछ बनाए, तो ये जो युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो रही है ये हो ही ना, क्योंकि सभी देश अपनी अपनी चीज़ों के लिए, सभी देश सहूलियतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध की स्थिति तो आप छोड़ ही दीजिए, ये जो दंगे फसाद जो अंदर ही अंदर देशों को खोखला कर देते हैं, ये भी स्टॉप हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।